Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, guys, आज हम कॉमर्स के अपने अगले चैप्टर डायरेक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले स्टाफिंग तक मैंने सब कुछ कंप्लीट ऑलरेडी करा दिया है। सारे के सारे नोट्स भी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए। जाओ एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर लो नोट्स भाई और पढ़ाई करना शुरू करो। चलें शुरू करते हैं भाई आज डायरेक्टिंग का चैप्टर। एंड बिफोर आई बिगिन, आप सभी को पता है कि 5th ऑफ नवंबर को हमारे ये दोनों फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्लोज हो रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है 25% का स्ट्रेट ऑफ है, आप एनरोल कर सकते हैं आइदर स्पार्टन्स और फतेह के अंदर। तो चलो भाई, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा अमेजिंग कंटेंट लेकर आता हूं अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। जाकर एक बार चेकआउट कर लेना एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड वाले और iOS वालों के लिए सीधा सीधा मैंने चीजें लिख दी हैं। अब बहुत सारी बातें इस चैप्टर में सिलेबस पे हैं बेटा, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के सिलेबस में नहीं है। तो साथ साथ बताता चलूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है ना। चलो बेटा, काफी बड़ा है तो धीरे धीरे चलेगा। डायरेक्टिंग हम कहना क्या चाहते हैं? डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी एक इंसान को बताना कि तुम्हें क्या करना है और वो इंसान उस काम को करने लग जाए एज पर देयर एबिलिटीज। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टिंग। क्या बात समझ पा रही है? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अपनी क्षमता के हिसाब से लोग काम पूरा कर पा रहे हैं या दूसरों से काम करवा पा रहे हैं, उसे डायरेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैं हूं और मैंने बोला शिवम सर को कि भाई शिवम सर एक काम करो, आपको लेट्स से आज सारे वीडियोस हमारे एडिट करने हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने उनको काम दिया, उन्होंने वो काम परफॉर्म किया अपनी एबिलिटी के अनुसार। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा डायरेक्टिंग। क्लियर है? चलें अब आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक सिलेबस में नहीं है तो बढ़िया बढ़िया आप स्किप कर सकते हो उसको। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस, इट इनिशिएट्स एक्शन। मतलब जो चीज स्टिल है, अगर अभी काम नहीं हो रहा है, डायरेक्टिंग के होने से, डायरेक्टिंग की जैसे फंक्शन को परफॉर्म करने से काम शुरुआती दौर में आ जाता है। इट इनिशिएट्स एक्शन, बंद हुआ काम चालू हो जाए, दैट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज एंड सेट्स इट इनटू मोशन। काम करवाना शुरू हो जाना। ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्शन। अगर प्रॉपर डायरेक्शन होगा तभी काम शुरू होने जा रहा है। ये नोट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट, इतना पेपर में लिखकर आना पड़ेगा आपको। अगला क्या है? इंप्रूव्स एफिशिएंसी। मतलब एवरी मेंबर ऑफ अ वर्क ग्रुप हैज सम पोटेंशियल। अब डायरेक्टिंग क्या करती है? हर एक इंसान का अलग अलग पोटेंशियल है। हर एक इंसान से उसके पोटेंशियल के हिसाब से काम करवा ले जाना डायरेक्टिंग है। इससे क्या बढ़ेगी? इससे बढ़ेगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? आप काम कर ले जाओगे विद द मिनिमम कॉस्ट या एफर्ट्स इन्वॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या है? इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। जैसे यहां पे एक फोटो देखो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये मैं हूं और ये देवांश भाई है। सारा सोशल मीडिया भैया देखते हैं और सारा बच्चों का जो सपोर्ट होता है, स्टूडेंट सपोर्ट जो होता है, वो शिवम सर देखते हैं। ठीक है ना। तो अब हम तीनों के बीच में आपस में तालमेल अच्छा रहेगा तो बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। हमारे तीनों के बीच में अगर तालमेल ठीक नहीं है तो बिजनेस कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करेगा। तुमको बात समझ में आ रही कि यार? इस चीज को बोलते हैं इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। आगे देखो, देयर आर सबऑर्डिनेट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द वर्क इंटरेस्टेड टू दीज पर्संस इज इंटररिलेटेड। जैसे कि अब शिवम सर भी ऑब्सेशन के लिए काम करते हैं, देवांश सर भी ऑब्सेशन के लिए काम करते हैं, तो दोनों सबऑर्डिनेट्स हैं और इनका आपस में और इनका अपने सुपीरियर के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, इससे भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। तो परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेशन पर डिपेंडेंट होता है। अगला, इट फैसिलिटेट्स चेंज। फैसिलिटेट्स चेंज का मतलब क्या है? अगर मैं तुमको थोड़े दिन पहले की बात बताऊं तो कोडैक के कैमरेज आया करते थे जिसमें रील लगती थी, फिर फोटो खिंचती थी। अभी कोडैक के कैमरेज बंद हो गए, अब डिजिटल कैमरास आ गए और अब डिजिटल कैमरा भी छोड़ो, फोन से ही लोग फोटो खींचने लगे। बात समझ में आ रही कि यारी? तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जाएगा, डायरेक्टिंग आपको बताएगा कि आपको अपने बिजनेस को किस तरह लेकर जाना है। मतलब जैसे कैसे चेंजेस को
अडेप्ट करना है। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली एंड एंटरप्राइज मस्ट एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट। अब तुमको यहां पर कोडेट वाला एग्जांपल याद रहना चाहिए। अगली बात पर आ जाएं तो अगली बात क्या है? बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बैलेंस क्या होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स जो चाह रहे हो उनको मिल रहा हो और एम्प्लॉइज जो चाह रहे हो उनको वो चीज मिल रही हो, तब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होता है। तो इंडिविजुअल्स जॉइन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स and goals like income, promotion and sense of fulfillment, but organization have their own interests and objectives such as increasing sales, making profit, good public image, etc etc। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम डायरेक्टिंग करता है। ठीक है ना, सबको समझ में आ रही है बात? अगला, हेल्प्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। स्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाने का मतलब क्या होता है कि हमारा बिजनेस अब वोलाटाइल नहीं है, मतलब हम लगातार प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ हम धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग से। ठीक है ना, एफिशिएंट डायरेक्टिंग हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू सर्वाइव एंड ग्रो। सर्वाइवल से क्या आएगी? स्टेबिलिटी, और ग्रोथ से तो ग्रोथ आएगी। इट कैन एक्सपैंड एंड ग्रो व्हेन द राइट इन द डायरेक्ट डायरेक्शन, व्हेन द राइट डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्शन मिलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। यह है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब 4 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। एक होता है सुपरविजन, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है लीडरशिप। ये 4 चीजें मिलकर तुम्हारी डायरेक्टिंग को सफल बनाने का काम करते हैं। अब एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स हम देखने जा रहे हैं। सुपरविजन का मतलब क्या है? इसमें 2 टर्म्स हैं, सुपर और विजन। मतलब किसी को दूर से लगातार देखते रहना कि वो काम कैसे कर रहा है, निगरानी रखना सुपरविजन है सर। कभी कभी आप देखते हो ना, स्कूल में प्रिंसिपल राउंड लेते रहते हैं कि टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे डिसिप्लिन में है कि नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सुपरविजन का काम करें। पहले आप राउंड लेते थे, आप कैमरा लग गए तो ठीक है, थोड़ा आसानी हो गई काम। तो द वर्ड सुपरविजन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सुपर एंड विजन। सुपर मींस ओवर एंड अबव and vision means seeing things or looking over the people or viewing mental images. Supervision may be defined as overseeing people at work from above by a superior. Superior के द्वारा लगातार अपने सबऑर्डिनेट्स पर आंखें रखना सुपरविजन कहलाता है। बात समझ में? अब सुपरविजन के भी बड़े सारे फायदे हैं, आओ जरा देखते हैं। फंक्शन क्या है? अब सुपरविजन कौन करता है? एक बंदा जिसका नाम है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर काम क्या है? सुपरवाइजर का काम क्या है कि भाई सब लोग सही सही काम करते चले, वो है सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर के फंक्शन क्या है? पहला, शेड्यूलिंग द वर्क। कौन आदमी क्या काम करेगा? जैसे आपके स्कूल में कोऑर्डिनेटर्स होती हैं, इंचार्जेस होती हैं, वो क्या करती हैं? वो सुपरवाइजर्स हैं। वो क्या करती है? कौन कौन टीचर किस किस क्लास में जाएगा, टाइम टेबल बनाने का काम, शेड्यूलिंग द वर्क पहला काम। कौन सा बंदा क्या काम करेगा, ये सुपरवाइजर का काम है। शेड्यूलिंग द वर्क इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। याद तो आ ही रहा होगा तुमको। ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि कोई काम कैसे करना है, कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो होने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड टू द सबऑर्डिनेट्स बाय द सुपरवाइजर। ये दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है? गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, हमारे वहां ऐसे ही होता है, गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स की काम को कैसे करना है। हो सकता है कोई नया एम्प्लॉई है, उसको नहीं पता तुम्हारी संस्था में कैसे काम करना चाहिए, तो उसको बताना कि भैया हमारी संस्था में कैसा काम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े। अगला पॉइंट है मोटिवेटिंग वर्कर्स। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका लगातार मोटिवेशन बना रहे और लगातार वो काम कर सके, ये अगला फंक्शन होता है सुपरवाइजर का। खैर आगे बढ़े। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मतलब आपस में वर्कर्स लड़ ना जाएं, कोई कैओस ना हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए, उनसे बचाने का काम, मतलब डिसिप्लिन रखने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। ठीक है, अगला है हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, अगर तुम 100 रुपए नहीं दे सकते, तुम क्या ग्रोथ चाहते हो? ठीक है ना, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए अगर, तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सुपरवाइजर की। तो तुमको फंक्शन समझ में आ रहे हैं? चलो भैया। और अगला है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। कौन किस तरह का काम कर रहा है, कौन अच्छा वर्कर है, कौन स्लो है,
कौन बिल्कुल ही बेकार है, कौन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम भी आपका सुपरवाइजर का होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज सेफ्टी, मतलब किसी को चोट ना लग जाए, कोई फैक्ट्री में हर्ट ना हो जाए, ये भी काम सुपरवाइजर का ही है, ठीक है ना। और लास्ट सबसे चुगली करने वाला काम, फीडबैक देने का काम, सुपरवाइजर क्या करेगा, सबऑर्डिनेट्स की रिपोर्ट बनाएगा और अपने सीनियर को दे देगा। लो भाई लगाओ कहानी इनकी अब, ठीक है ना। चले भैया, और जनरली होता क्या है, इट इज सर्विंग एज अ लिंक पिन, मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो इंसान होता है, लिंक पिन का जो काम करता है। एक सेकेंड बच्चे भाई, एक सेकेंड, हाँ चलो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था स्क्रीन मेरे को। तो इट एक्ट्स एज अ लिंकिंग पिन। अब अगला टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन सुपरवाइजर या सुपरविजन एंड डायरेक्टिंग इज नॉट देयर इन द सिलेबस। तो बढ़िया बढ़िया, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन, हमको काम क्यों, संदीप महेश्वरी सर क्या है, मोटिवेटर है भैया, गुरु है, हमको कोई काम क्यों करना है, हम उसको लगातार क्यों करें, व्हाट इज द ट्रिगरिंग फैक्टर विच इज हेल्पिंग मी और विच इज अलाउइंग मी टू डू दैट वर्क कॉन्स्टेंटली, वो क्या है, वो क्या फैक्टर है, वो क्या जोश का वजह है जिसकी वजह से हमको कोई भी काम निरंतर करते चलना है, मोटिवेशन उसे कहते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, मकसद, which means the urge to do or not to do something, कोई काम करना है या नहीं करना है। Motive is that force within an individual which compels him to act or not to act in a certain way. Motives spur and guide people to action. क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो तुम्हारे पास मकसद होना चाहिए। मकसद क्या है? मोटिवेशन है मालिक। चले, अब मोटिवेशन के अंदर नेचर ऑफ मोटिवेशन सिलेबस में नहीं है, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन भी सिलेबस में नहीं है, और अब जो सिलेबस में है वो है मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी। याद रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मास्लो की थ्योरी आपके बोर्ड इम्तिहान में आती रहेगी। तो अब मास्लो ने थ्योरी दी और इसको इसी ऑर्डर में पढ़ना है, एल्स आप अगर इसको ऑर्डर में नहीं लिखेंगे मार्क्स आपके कट के 0 मिल जाएंगे। तो मास्लो के हिसाब से पहली थ्योरी जो है, पहली जो नीड है उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान, एकदम बेसिक नीड्स जो होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इसमें फिजिकल नीड्स भी है और फाइनेंशियल नीड्स भी है, तो दोनों तरह की सिक्योरिटी इंसान को मिलनी चाहिए। सॉरी, वो तो आगे आएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या क्या आएगा, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें, ठीक है। अगली नीड्स आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, और यहां पर फिजिकल सेफ्टी भी और फाइनेंशियल सेफ्टी भी, यहां पर ये दोनों पॉइंट भी आएंगे। फिजिकल मतलब कोई डकैती ना आ जाए, लूट मार ना हो जाए, और फाइनेंशियल सेफ्टी मतलब एक लगातार कुछ पैसा मिलता रहना चाहिए इंसान को। तो पहली हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरी हो गई सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड आती है सोशल और अफिलिएशन नीड्स। इसका मतलब क्या है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आप अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं, तो वो आएगा सोशल और अफिलिएशन नीड्स के अंदर। मेरी ही फोटो डाल दी मेरे एडिटर ने भाई, क्या बात है। अगला ईगो और एस्टीम नीड्स। ईगो और एस्टीम नीड्स का मतलब क्या है कि भाई आप ईगो और एस्टीम नीड्स को मैं अगर एक बात बताऊं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो एस्टीम मींस पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ये एडिटर ने मेरी फोटो डाल के मेरी ले रहा है, ऐसी कोई मैं भैया ऐसा थोड़ा ना, अभी तो बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। तो ईगो और एस्टीम नीड्स का मतलब क्या है, व्हेन यू आर रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है ना। और आखिरी होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब आप बन गए हैं वो जो आप बनना चाहते थे, ठीक है ना। तो यू हैव एक्चुअली रियलाइज योरसेल्फ कि मेरे को ये चीज अचीव करनी थी लाइफ में, एंड आपने वो चीज अचीव कर ली है। दिस इंप्लाइज अ डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये 5 नीड्स हैं, इसी ऑर्डर में आपको लिखनी है, 1 2 3 4 एंड 5, याद रखिएगा। चलें आगे बढ़े बच्चे पार्टी। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, लीडरशिप की बात आएगी तो हमारे प्रिय प्रेसिडेंट जी की जरूर बात आएगी, कलाम साहब की बात आनी है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है यार, आपका जो नेतृत्व कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि आपको आगे का रास्ता कैसे देखना है, वो एक पुख्ता अच्छा लीडर कहलाता है। लीडरशिप होती क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील। मतलब
आप अपने सबॉर्डिनेट से कितना कॉन्फिडेंटली, कितना मोटिवेशन के साथ काम करवा सकते हैं, उतने अच्छे लीडर आप कहलाएंगे। बात समझ पा रही है? अरे थाला मेरे लिए तो इंडिया का सबसे अच्छा जो आज तक का भी कैप्टन रहा है वो महेंद्र सिंह धोनी सर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लीडरशिप, क्योंकि वो किसी से भी काम करवा लेते थे, वो जडेजा से भी बॉलिंग फेंकवा लेते थे तो वो भी विकेट निकाल कर देता था। और सब मतलब वो मेरे हिसाब से कैप्टन कूल और लीडर बहुत अच्छे हैं भारत के। आगे बात करते हैं क्रिकेट टीम की। अगर बात करी जाए तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप सिलेबस पे नहीं है, डिस्टिंक्शन भी अगेन सिलेबस पे नहीं है। अब है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। 100% शाहरुख खान की तरह बाहें फैला कर ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। पहला क्या है? साउंड फिजिक। ऐसा नहीं होना चाहिए खली होगा तो ही लीडर, नहीं भैया, कम से कम फिजिकली फिट होना चाहिए। उसको खुद ही बीमार है, पागल है भाई यार, सुबह से खाना नहीं खाया है, भूख लगी है, जिंदगी खराब, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? फिजिकली फिट होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्या है? इंटेलिजेंट होना चाहिए, गधा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। पता चला कि कोई बात उसकी इंटेलिजेंस एकदम जीरो है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सिचुएशन पर रिएक्ट करना आना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। थर्ड बात आती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ऐसा बोलता है भाई ये काम मैं करेगा, वही वाली बात है। इनिशिएटिव मतलब सबसे पहले जब कोई काम करने को तैयार नहीं है, ही इज रेडी टू सेट द बेंचमार्क। इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए लीडर। अगली कैरेक्टरिस्टिक, अगली क्वालिटी है, देन है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। पता चला लीडर ही करप्ट है देश का, बकवास हो गई सब कुछ, ठीक है ना। तो ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। अगला है डिसिसिवनेस, मतलब he is ready to take tough decisions, मतलब वो बहुत कंफ्यूज ना रहता हो, वो तुरंत डिसीजंस लेने पर बिलीव करता हो, उसे बोलते हैं डिसिसिवनेस। द लीडर शुड बी डिसिसिव एंड फर्म इन हिज ओपिनियन, मतलब बार बार डाइल्यूट ना होती हूं उनकी ओपिनियन, बार बार इसे बोलते नहीं है थाली का बैगन नहीं होना चाहिए। कितने लोग को थाली का बैगन पता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि बात बात में रोने लगे, बात बात में खुश हो जाए। तुमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, जीत गए तो भी सेम, हार गए तो भी सेम रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगला क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड विल पावर। अगर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अपन करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो अभी वर्ल्ड कप मैच में मैं फन डाउन आऊंगा और 93 रन मार के, 92 93 जो भी रन थे मार के इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। कोई नहीं कर पाएगा, आई एम हियर, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट शुड बी द एटीट्यूड। अगला कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब ही शुड बी जैसे सच अ गुड कम्युनिकेटर कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतार सके, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो भाई साहब आधा तो आपका काम हो ही गया है, ठीक है ना। एंड विजन एंड फोरसाइट, अगले 5 साल के गोल, 10 साल के गोल, 15 साल के गोल, ही शुड बी फार, शुड हैव अ विजन। जैसे बोलते हैं ना विजनरी लीडर हैं, आगे के 50 साल तक उनको दिखता है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं एंड देन दे सेट द बेंचमार्क्स, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। एंड देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आई एम अ लीडर, आई एम होल्डिंग दिस सबऑर्डिनेट्स, इतनी बड़ी टीम है तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आई शुड नॉट एक्ट चाइल्डिश। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आई बच्चा जी? अब सोशल स्किल्स समय रहना तो इसके बाद सोशल स्किल्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में उसकी प्रेजेंस हो, बहुत सारे लोग उसको जानते हो, किसी भी टीम में बैठे, किसी भी जगह बैठे तो ही नेल्स एवरीबॉडी आउट, ठीक है, वो वाली बात हो, कॉन्फिडेंस हो, लॉयल्टी हो, तो वैसी बात है। और ये सटायर के लिए लगाया है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन? बातचीत करने का तरीका, जैसे तुम उनसे बात करना चाहते हो, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है? मतलब आप अपनी बात कितनी अच्छी तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज when he wants to create understanding in the minds of others. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. ठीक है ना। अपनी बात को अच्छी तरीके से बताना, दूसरे की बात को अच्छी तरीके से सुनना और समझना, दोनों ही स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिलेबस में नहीं है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले होना चाहिए सेंडर। जैसे तुमने बोला कि सर मैं सोच रहा हूं कि उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए,
तो तुम सेंडर हो, तुमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि मैं लिखूंगा एक लेटर और मैं पहुंचाऊंगा उनको, कि मैं अपने दिल की सारी बातें उनको बता दूंगा भाई साहब। तो तुमने एक लेटर लिखा, तुम सेंडर हो गए। अब सेंडर के पास होगा एक मैसेज कि भाई मैं सोच रहा हूं कि मुझे तुम बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरे साथ फेयरवेल के दिन डेट पर चलना। ओ माय गॉड, इतना सारा तुमने मैसेज वगैरह बढ़िया बढ़िया लिख दिया, तो ये मैसेज हो गया। अब इस मैसेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में इनकोड करेंगे, जैसे व्हाट्सएप में होता नहीं एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ताकि दूसरा कोई समझ ना ले। तो आपने इनकोडिंग किया। अब ये मैसेज को भेजोगे कैसे? चैनल, तो तुमने कुरियर कर दिया, तुमने बैग में डाल दिया, दोस्त से पहुंचा दिया, कबूतर के मुंह में फंसा के पहुंचा दिया। तो किस माध्यम से आपने अपने कम्युनिकेशन को आगे पहुंचाया है? फिर रिसीवर, उसको रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया है। अब रिसीवर क्या करेगा? उस मैसेज को डिकोड करेगा। उसने कहा अच्छा तुम मेरे साथ, मैं तुमको बहुत अच्छी लगती हूँ, जाओ, अच्छा 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 अच्छा। उसने लिख दिया चलो यहां से हट लो, निकल लो, और उसने मस्त तुमको रिप्लाई दे दिया। रिप्लाई कैसे होगा? डिकोडिंग के बाद क्या हो जाएगा? फीडबैक। फीडबैक मतलब रिएक्शन ऑफ द रिसीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सेंडर होगा, उसके बाद होना चाहिए मैसेज, मैसेज जो करेंगे इनकोड, इनकोड करेंगे, फिर किसी चैनल के माध्यम से भेजेंगे। रिसीवर आएगा, रिसीवर के पास डिकोडिंग ऑफ मैसेज होगा, देन ही विल गिव द फीडबैक। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमको करना क्यों है कम्युनिकेशन? दिल से दिल की बात दूसरे को बतानी ही क्यों है? टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। इस समय मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं ताकि तुम्हें लीडरशिप और हर एक कंसेप्ट को डायरेक्टिंग के समझाया जा सके। तो एजुकेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन। दूसरा, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज अच्छी तरीके से काम कर सके, उनके अंदर मोटिवेशन भर सके, ऐसा करना, ऐसा होना। भाई मोटिवेशन देने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर क्या है? टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर्स से काम करवाना, मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सके, इसके लिए अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। अगला क्या है? टू इंप्लीमेंट डिसीजंस क्विकली। आप अपने डिसीजंस को जल्दी जल्दी लागू करा सकें, वो तभी मुमकिन है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। अगला क्या है? टू फैसिलिटेट लीडरशिप। आपको अपनी कोई बात कहनी है, लीडरशिप को आपको अच्छी तरीके से लागू करना है, पॉसिबल ही है जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। टू कैरी आउट चेंज, किसी भी तरह का कोई चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसी तरह का कोई चेंज ऑफ न्यू आइडिया है, ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड टू क्रिएट टीम वर्क। टीम बनानी है, उसके लिए भी हमको कम्युनिकेशन का अच्छा होना जरूरी है। एंड टू सिक्योर फीडबैक। बात समझ में आ रही? अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या? फीडबैक भी तो मिलना जरूरी है। कि जैसे उस समय उसने बोल दिया, लेटर मिला कि क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगे, उसने बोला भाग, नहीं घूमना चाहेंगे, ठीक है, तो वो क्या है? वो फीडबैक है भाई। अब आते हैं इस डायरेक्टिंग चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। या तो पेपर में मिलने वाला है, या इस बैरियर को कैसे सही करा जाए, ओवरकमिंग बैरियर्स, ये पेपर में आपको मिलने वाला है। आओ देखते हैं। सबसे पहला बैरियर, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नॉइज, फोन पे बात कर रहे हैं, बड़ी खरखर की आवाज आ रही है, नॉइज है, ठीक है ना। इन सबको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल बैरियर बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है ना, ये हो गया। नॉइज एंड एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, ये और पॉइंट हो गए। टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, ये सबको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। अगला बैरियर क्या है बच्चा? अगला बैरियर है हमारा पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। इसका मतलब क्या? इसमें मतलब हमने कुछ बोला, तुमने कुछ समझ लिया, तुम्हारा जजमेंट अलग था, मेरा कहने का नजरिया अलग था। पर्सनल फैक्टर्स लाइक जजमेंट, इमोशंस एंड सोशल वैल्यूज create psychological distance between the sender and the receiver. Prejudices, inferiority, superiority complex, attitudes, time pressure affect interpretation of messages. Credibility gap, that is inconsistency between what one says and what one does, may create misunderstanding. तो ये कौन से बैरियर के अंदर आएगा? ये आएंगे पर्सनल या साइकोलॉजिकल बैरियर्स। आप सुपीरियर हो, मैं अपने सबऑर्डिनेट से बात नहीं सुनना चाह रहा हूँ, या लेट्स से इनकंसिस्टेंट हैं, या हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो साइकोलॉजिकल बैरियर। सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर, इसका मतलब क्या है? हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस अगले को समझ में नहीं आ रही, और अगला जिस लैंग्वेज में रिप्लाई कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको एक दूसरे की जबानी समझ में नहीं आ रही, उसे बोलेंगे लैंग्वेज बैरियर। अब है स्टेटस बैरियर। मैं सुपीरियर हूं, मैं सबऑर्डिनेट की बात क्यों सुनूं, मैं तो नहीं सुनने वाला उसकी बात। तो ये कौन सा बैरियर है? ये है स्टेटस बैरियर। जूनियर की बात सीनियर सुन ही नहीं रहा है।
अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या? इतना हायरार्की है कि चीजें आपकी सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कंप्राइजिंग सेवरल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, ब्रेकडाउन और डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन में अराइज। भाई एक सबऑर्डिनेट था, उसको कुछ बात कह रही थी, उसने कहा कुछ, पहुंचा कुछ, अगले ने समझा कुछ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहां तक बात समझ में आई सभी बच्चों को? अगला क्या है? इनअटेंशन। हम कह तो रहे हैं, जैसे क्लास में अक्सर टीचर बोलते होंगे, भाई मैं बोलता रहा हूं तुम्हारा ध्यान किधर है, इधर देख तुम्हारा हीरो इधर है। ऐसा कई बार होता नहीं है कि टीचर बोला है कि यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास, व्हाई? तो उसे बोलते हैं इनअटेंशन। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और तुम मस्त दिशा पढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, वाह भाई वाह कितनी खूबसूरत लगती है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इनअटेंशन, ध्यान ना देना। ये अगेन एक अगला बैरियर है। अगला है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आधी बात करो आधी वो खुद ही बोल देंगे। मतलब हम कहना कुछ चाहते हैं, वो पहले से ही अपना जजमेंट तैयार कर लेंगे। प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। ऐसे मैं बोलूं रोको मत, अच्छा ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब अपनी पूरी बात करने से पहले अगला कंक्लूजन दे देता है, उसको बोलते हैं। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ फॉर्मिंग जजमेंट बिफोर रीडिंग लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज। पूरा मैसेज पढ़ा नहीं, जजमेंट पहले दे दिया। अगला क्या है? अदर बैरियर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि पीपल हु वांट टू मेंटेन स्टेटस को, कोई लोग चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ रेजिस्ट चेंजेस, इस तरह के कुछ अदर बैरियर। तो अदर बैरियर आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सही कैसे करना है, हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है वेल ड्राफ्टेड मैसेज। जो आप कहना चाहते हो सही सही साफ साफ शब्दों में कहिए। देयर द मैसेज शुड बी वेल ड्राफ्टेड। अगला क्या है? प्रॉपर लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में बात करिए जो दोनों पार्टीज को, सेंडर और रिसीवर को समझ में आती हो। किसी एलियन लैंग्वेज में बात मत करिए। अगला है देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। केवल आप बोल रहे हो, अगला कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, ये भी कम्युनिकेशन नहीं है। अगला कुछ रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ये भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन है, डिस्टॉर्ट ना हो सके। क्या बात समझ में आ रही सभी लोग को? और फिर है कंसिस्टेंसी। लगातार आपको अपनी बात करनी चाहिए, जो आप बोलो वो आप करके दिखाओ, इज कंसिस्टेंट। कम्युनिकेशन शुड बी, ऐसे कई बार होता है कि तुमने बहुत सारे मैसेज कर दिया, अगले रिप्लाई ही नहीं कर रहे, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो यहां तक बात समझ में आई तुमको? अगला है एम्पैथेटिक लिसनिंग। दिल लगाकर सुनना, जो अगला कह रहा है, हाथ पकड़ कर सुनना भाई, दिस इज नोन एज एम्पैथेटिक लिसनिंग। जैसे इनअटेंशन था, यहां पर एम्पैथेटिक लिसनिंग है। क्लियर? अगला क्या है? मोटिवेशन। द मैसेज शुड बी सो डिजाइन एज टू मोटिवेट द रिसीवर टू टेक द डिजायर्ड एक्शन। ऐसा मैसेज भेजो जिससे जिसको तुमने मैसेज भेजा है वो मोटिवेटेड हो सके और जो तुम्हारी बात है उसको समझ सके। अगला क्या है? जेस्चर्स एंड टोन्स का इस्तेमाल करना। मतलब जब आप बोलो तो अपने हाथों का इस्तेमाल, टोन का इस्तेमाल आप करो, ताकि अच्छी तरीके से अगले को बात समझ में आ सके। ग्रेप वाइन, मतलब इनफॉर्मल चैनल्स को डेवलप करके आपको बातों को फैलाना चाहिए, बातों को बताना चाहिए, जिससे अच्छी तरीके से बात समझ में आए। ग्रेप वाइन मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलप करना। ठीक है बच्चा पाड़ी? और है अगला फीडबैक। अगर आपने अपनी बात कह दी बिना फीडबैक लिए, कोई भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा मालिक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। एक बात और है, ओपन डोर पॉलिसी देख लेते हैं। ओपन डोर पॉलिसी मतलब कभी भी कोई भी सबऑर्डिनेट आकर आपसे कोई भी बात कर सके, मतलब यू आर रेडी टू लिसन फ्रॉम ईच एंड एवरी कैंडिडेट ऑफ योर कंपनी, उसे बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। एंड दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर ऑफ डायरेक्टिंग। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। एक बात ध्यान से सुनना, जाकर ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। बाय बाय।